हेलो गाइस, वेलकम है, स्वागत है आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। लगातार जारी है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और इसी के अंतर्गत हम देख पा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। और इस नए सब्जेक्ट में आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम का भाग 2 पार्ट 2 हम देखेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 हो चुका है और उसके पहले कि पार्ट 2 देख लें, पार्ट 1 में क्या क्या हुआ था वो हम थोड़ा बात कर लेते हैं, 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहा था कि पारिस्थितिक एवं पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत इन सभी लिस्ट में हम सभी जितने भी लिस्ट हैं वो सबको हम पढ़ेंगे। तो पारिस्थितिक की परिचय परिभाषा, पारिस्थितिक तंत्र के परिचय परिभाषा देखें, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, पारिस्थितिक तंत्र के घटक, जैविक एवं अजैविक घटकों का एक दूसरे पर प्रभाव, तापमान के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, लिंडरमान का 10% नियम, पारिस्थितिक पिरामिड एवं इकोसिस्टम में या पारिस्थितिक तंत्र में मिलने वाले जीवों के बीच संबंध, ये सारी बातें हम करेंगे, ऐसा हमने कहा था। और जिनमें से हम कौन कौन सी बातें की, या कहने का मतलब किस किस पॉइंट को हम पढ़े थे, तो 1, 2, 3 और ये चौथे में हम आए हैं। ठीक है, तो कल के क्लास में क्या हुआ था, पिछले क्लास में, कल की क्लास में हमने समझे थे इकोलॉजी क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, जिसमें हमने कहा था कि इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति 2 ग्रीक शब्दों से हुई है। एक है ओकोस और दूसरा लोगस। ओकोस का मतलब होता था, क्या होता था भाई, वासस्थान, और लोगस का मतलब होता था, उसका अर्थ होता था अध्ययन करना। कहने का मतलब है किसी स्थान के, किसी वासस्थान के, वासस्थान कहने का मतलब जो जीव रहते हैं उनकी जगहों का हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर में समझाया था, कोई स्थान है, जैसे शहर मान लीजिए एक रायपुर है, रायपुर के स्थानों का जैसे उसमें आर्द्रता कितनी है, वर्षा कितने सेंटीमीटर की वर्षा, कितने डिग्री सेल्सियस का तापमान, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है, मानव पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या है, जीव जंतु के प्रकार, कितने प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर निवास करते हैं, जीव जंतु के बीच कैसा संबंध है, कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं, आदि आदि का यदि हम स्टडी करते हैं तो इन सभी को मिला जुला कर हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, पारिस्थितिक कहते हैं। ठीक है, फिर हम बात किए थे इनकी परिभाषा पर, इकोलॉजी या पारिस्थितिक क्या होते हैं। तो इकोलॉजी जीवधारी और उनके आवासों के मध्य होने वाले संबंधों का जब अध्ययन करते हैं तो इकोलॉजी कहते हैं, ये हमने कहा था। फिर एक और डेफिनेशन हमने देखे थे, इकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव और उसके बाह्य वातावरण के पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन हम करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, जाहिर सी बात है। चलिए, तो ये बातें हुई थी। फिर हमने कहा था कि इकोलॉजी शब्द के बारे में या इकोलॉजी की प्रतिपादन किसने किया था, तो फादर ऑफ इकोलॉजी जिसको कहा जाता है अर्नेस्ट हैकेल, इन्होंने ही इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादित किया था और इसी कारण इसको फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। लेकिन रैटर की नाम भी याद रखिएगा, इकोलॉजी शब्द का उपयोग रैटर ने किया था और कहा था कि कोई जीव है अपने वास स्थान में, कोई जीव है, जब वो अपने आसपास के जल का, अपने आसपास की मिट्टी का, जलवायु का, वनस्पति का उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं और वो जीवित रहते हैं, ठीक है, सरवाइव करते हैं, तब हमने क्या कहा था, इसको इकोलॉजी कहते हैं और ये यूज़ किया था राइटर साहब ने। फिर पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम क्या होते हैं, हमने बताया था कि पारिस्थितिक तंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पारिस्थितिक कहने का मतलब है पर्यावरण और तंत्र कहने का मतलब विभिन्न घटक, एक सिस्टम। और इस घटक के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, जैविक घटक आ जाएंगे, अजैविक घटक आ जाएंगे
और जैविक अजैविक घटकों के बारे में मैंने कहा था, जैविक घटक कहने का मतलब जो जीव जंतु है, जो जीवित है, जो सांस ले रहे हैं, ठीक है, उनको हमने क्या कहा था, जैविक घटक। जैसे जितने भी जीव जंतु हैं, मछली है, केकड़ा है, झींगा, एक तालाब का मैंने एग्जांपल दिया था, एक प्रकार का ये एक इकोसिस्टम है तालाब, ठीक है। अजैविक घटक कहने का मतलब जो मृत हो चुके हैं, कहने का मतलब जिसमें जीव नहीं है, ठीक है, जो निर्जीव है, उसको हमने क्या कहा था, अजैविक घटक। जैसे ही वहाँ के पानी है, ऑक्सीजन है, मिट्टी है, आर्द्रता है, तापमान है, इत्यादि इत्यादि। फिर देखे थे इकोसिस्टम की परिभाषा, अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग परिभाषा दिया गया है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र, पीटर के अनुसार क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र वह पारिस्थितिक व्यवस्था है जिसमें पादप एवं जीव जंतु अपने पर्यावरण से पोषक श्रृंखला द्वारा क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। तो ये हमने जो है परिभाषा देखे थे, डेफिनेशन देखे थे। फिर एजी टांसले के अनुसार एक पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण के जीवित एवं अजीवित घटकों की मध्य अंतःक्रियाओं का परिणाम कहा गया है। ये एजी टांसले के अनुसार है। फिर पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार की चर्चा की थी। पारिस्थितिक तंत्र के कितने प्रकार होते हैं भाई, 2 प्रकार थे। एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा है मैन मेड इकोसिस्टम, या जिसे कहा जाता है मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत 3 भाग है, 3 पार्ट है, या 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं इसको। स्थल में रहने वाले जो जीव जंतु अगर स्थल में सरवाइव कर रहे हैं, वहाँ के जैविक अजैविक क्रियाएं हो रही हैं, जैविक और अजैविक के मध्य अंतःक्रियाएं हो रही है, तब उसे हम क्या कहते हैं, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ठीक है। और जब जल में, ठीक है, जब जल में जो है कि मान के चले समुद्र में जीव जंतु है, निवास करते हैं और वहाँ वो सरवाइव कर रहे हैं, वहाँ जो है जैविक अजैविक घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं हो रही हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, जलीय पारिस्थितिक तंत्र। एक है आकाशीय पारिस्थितिक तंत्र, आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी है, आकाश में रहने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं आदि जो है जीव है, अगर वहाँ सरवाइव कर रहे हैं तो इसका मतलब वो आकाशीय पारिस्थितिक तंत्र हो गए। फिर हमने कहा था कि मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र, एक तो कृषि है, दूसरा तालाब है, ठीक है। तो कृषि भी एक पारिस्थितिक तंत्र है और तालाब भी पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है एक प्रकार का। और ये किस प्रकार के इकोसिस्टम है, मानव निर्मित इकोसिस्टम है दोनों। तो ये चीज़ें आप क्या करिए, याद रखिए। चलिए फिर आगे हमने क्या देखे थे भाई, पारिस्थितिक तंत्र के घटक की बातें हमने की थी। 2 घटक होते हैं, एक कहलाता है आपका जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। अजैविक घटक क्या है, जैसे कि मैं पहले बता चुका था कि ऐसा पदार्थ जो निर्जीव हो अजैविक घटक कहलाते हैं। तो जैसे जल है, मिट्टी है, वर्षा, आर्द्रता, तापमान है, हवा है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन साथ में, हवा मतलब ऑक्सीजन ही है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, आपका सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जितने भी गैस हैं, ठीक है, जो वायुमंडल में है, जो है पृथ्वी पर है, वो जितने भी गैसें हैं, सभी का जब यूज़ जो है विभिन्न जीवों द्वारा की जाती है, तब वो क्या कहा जाता है, ठीक है। ये जितने क्या है, ये जैविक घटक है और जैविक घटक द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। और जैविक घटक क्या था, जैसे कि हमने कहा, ऐसे घटक जो जीवित है या सजीव है क्या कहलाते हैं, जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी भाई, हम आज की क्लास में हम बातें करेंगे किसकी,
चलिए आज हम बात करेंगे सेकंड क्लास में इकोलॉजी और इकोसिस्टम के जो सेकंड क्लास है उसमें हम देखेंगे आपके ये पारिस्थितिक तंत्र के घटक को आगे बढ़ाते हैं आज के क्लास में। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं, आज के क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो जैविक घटक अजैविक घटक समझ चुके हैं। अब बात करेंगे उत्पादक कौन होते हैं, उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, अब घटक क्या है, और उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता क्या है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले उत्पादक। ठीक है, उत्पादक। ठीक है, यह जिसे हम क्या कहते थे, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, क्या कहते थे, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, उत्पादक। अब देखिए ये जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर्स है, वो क्या करेंगे भाई। ठीक है, ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा, ठीक है, एवं रासायनिक संश्लेषण की विधि द्वारा क्या करते हैं, ऐसे क्रिया करते हैं, उसको हम उत्पादक कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि ऐसे जीव जो किसके द्वारा, या तो फिर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा, या रसायन संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ तैयार करते हैं। क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ तैयार करते हैं। क्या कहलाता है, उत्पादक कहलाता है। उत्पादक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएगा। एक तो आपका हरे पेड़ पौधे है, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, खुद के लिए, दूसरे के लिए। शैवाल है, ठीक है, आपका नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल, आपका डायस्टम्स, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया, रसायन संश्लेषित बैक्टीरिया आदि जितने भी जीव हैं वो क्या करते हैं, या तो प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा या तो रासायनिक संश्लेषण की विधि द्वारा क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ बनाते हैं। जैसे आप जानते हैं नॉर्मली पेड़ पौधे के बारे में। ठीक है, पेड़ पौधे के बारे में आप जानते हैं, पेड़ पौधे क्या करता है भाई,
ठीक है। ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश, और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश है उस सूर्य के प्रकाश से क्या करेंगे, अपना भोजन तैयार करते हैं। क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुए, ये प्रोड्यूसर हुए, उत्पादक हुए। ठीक है, जिनका यूज़ ये खुद तो करते ही हैं और दूसरे भी इनका यूज़ करते हैं। इनके पत्ते हैं, इनके फल हैं, इनके फूल हैं। ठीक है, पेड़ पौधे के अगर देखा जाए तो पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं आदि का यूज़ वहाँ के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े द्वारा की जाती है। और साथ ही ये खुद वृद्धि करने के लिए, खुद ग्रोथ करने के लिए किसका सहारा लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की सहायता लेते हैं। और प्रकाश संश्लेषण का सहारा लेके ये खुद ग्रोथ करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो एक प्रकार का अगर देखा जाए तो ये जितने हैं पेड़ पौधे, सवाल है, निरहरित सवाल है, ये आदि, ये सारे क्या है, उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूस करता है, क्या, भोजन प्रोड्यूस करता है, भोजन तैयार करता है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ठीक है, जैसे किचन की अगर नॉर्मल हम ज़िंदगी में, लाइफ में देख लें, ठीक है, तो किचन में अपना भोजन तैयार होता है। ठीक है, तो जो भोजन तैयार करेगा, वहाँ की महिलाएं हैं जो भोजन तैयार करती है, वो क्या होंगे, एक तरह से प्रोड्यूसर होंगे। चलिए, ये होगी। और याद रखिए, इसमें जो भी प्रोड्यूसर होंगे वो हरे पेड़ पौधे ही होंगे, एक प्रकार के पेड़ पौधे के ही होंगे एक प्रकार के। ठीक है, चलिए दूसरी बातें, तो ये प्रोड्यूसर की बात हो गई, उत्पादक की बातें हो गई। दूसरी हम बात करेंगे उपभोक्ता की। क्या है, उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर्स। क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स। अब देखिए उपभोक्ता, इसको पहले मैं लिख लेता हूं। ठीक है, ऐसे जीव जो, पहले लिख लेता हूं फिर हम बातें करेंगे। ऐसे जीव जो स्वयं भोजन तैयार नहीं करते, ठीक है, एवं अन्य अवयवों पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं या होते हैं, उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, या अगर हम इसको दूसरे शब्दों में हम लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं कि ऐसे जीव जो डायरेक्टली एवं इनडायरेक्टली उत्पादक पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब समझिए मैंने क्या कहा कि ऐसे जीव जो भोजन तैयार नहीं करते। ठीक है, ऐसे जीव जो क्या नहीं करते, भोजन तैयार नहीं करते हैं और वो अन्य अवयवों पर निर्भर रहते हैं।
या फिर इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उत्पादक पर क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं, उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम कहते हैं उपभोक्ता। ठीक है, जैसे आप किचन में देखेंगे, नॉर्मल हम लाइफ में अगर डेली लाइफ में बात करें तो किचन में देखेंगे तो महिलाएं खाना बनाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि पुरुष भी नहीं बनाते हैं, लेकिन रेगुलरी की बात करें तो महिलाएं खाना बनाती हैं, और वो हो गए आपके उत्पादक। ठीक है, क्या है, उत्पादक। लेकिन वहाँ के जो मेंबर्स हैं, घर के जो मेंबर्स हैं, वो क्या करते हैं, उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से घर के मेंबर्स उस महिलाएं पर या जो खाना बनाते हैं उस पर क्या है, डिपेंड रहता है। ठीक है, तो घर के मेंबर उपभोक्ता हो गए और जो खाना बनाने वाले वो क्या हो गए, उत्पादक हो गए। इसको ऐसे भी समझिए कि जैसे कोई भी सामान है, ठीक है, आप तो घर में नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैंने एग्जांपल दिया साबुन के ही है, और साबुन आप फैक्ट्री में बनता है, या कोई माचिस है, धूप है, अगरबत्ती है, जो भी है घर का जो सामान है वो फैक्ट्री में बनता है, और वहाँ से आप क्या है, वो जो बनता है वहाँ से आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं उसका, तो आप क्या है, एक प्रकार के कंज्यूमर हैं। ठीक है, लेकिन हम तो ये डेली लाइफ की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, ये डेली लाइफ की। लेकिन यदि हम बात की जाए इस पर्यावरण के संबंध में, इस पर्यावरण के संबंध में बात की जाए तो जितने भी आपके, खासकर अगर पेड़ पौधों की देखा जाए, ठीक है, क्या देखा जाए, पेड़ पौधों को देखा जाए, तो पेड़ पौधे क्या करेंगे भाई, जैसे कि मैंने कहा कि वो क्या करेंगे, ये भोजन तैयार करेंगे, भोजन तैयार, और भोजन तैयार करने के बाद इन्हीं भोजनों का यूज़ कौन करते हैं, यूज़ करते हैं उपभोक्ता, उपभोक्ता। ठीक है, ये क्या है, उत्पादक है, क्या है, ये उत्पादक है, और इन्हीं पेड़ पौधे के भोजन तैयार करने के बाद इनका, ठीक है, यूज़ कौन करते हैं, पेड़ पौधे का यूज़। ठीक है, भोजन का तो ये यूज़ करेंगे ही, पेड़ पौधे इनके जो है जो यूज़ करेंगे ही, लेकिन साथ ही से इनके पत्ती है, ठीक है, भोजन के रूप में। ठीक है, भोजन के रूप में इसके पत्ती है, इसके फल है, इसके फूल है, ठीक है, कली है, आदि आदि का यूज़ कौन करता है, उपभोक्ता करेंगे। और याद रखिए उपभोक्ता में जैसे कि मैंने क्या कहा कि प्राथमिक उपभोक्ता हो सकते हैं, फर्स्ट कंज्यूमर हो सकता है, कंज्यूमर, फिर होते हैं सेकंड कंज्यूमर, कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता, फिर होते हैं तृतीयक उपभोक्ता, थर्ड कंज्यूमर, कंज्यूमर। तो इस प्रकार से उपभोक्ता आपको देखने को मिलेगा लगातार। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस प्रकार से कंज्यूमर देखने को मिलेगा। तो याद रखिए जो फर्स्ट कंज्यूमर होंगे, हम बात करेंगे पहले उपभोक्ता के, प्राथमिक उपभोक्ता की। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट कंज्यूमर जो होंगे वो डायरेक्टली किससे लेता है, वो पेड़ पौधे से लेगा। ठीक है, और याद रखिए पहले जो उपभोक्ता होंगे वो हमेशा क्या होगा, शाकाहारी होगा, प्रथम उपभोक्ता। इसको हम बात करते हैं। चलिए, मैंने क्या कहा, उपभोक्ता। उपभोक्ता कितने होते हैं भाई, जैसे कि मैंने कहा, अरे यार, चलिए, तो जैसे कि मैंने कहा कि एक होता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता, एक होता है आपका द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उपभोक्ता, एक होता है आपका
क्या है, तृतीयक उपभोक्ता। चतुर्थ उपभोक्ता लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 3 तक ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन 3 इसलिए क्योंकि मैं बताऊंगा आगे जब लिंडनमान का 10% नियम आएगा तो भाई साहब अब 3 जो उपभोक्ता होंगे उसके बाद चौथे में जाएंगे तो आपके लिए ऊर्जा बचेगी नहीं, ऊर्जा जो है नगण्य होती। इसलिए लिंडनमान साहब का यही कहना है, बाद में हम पढ़ेंगे कि उपभोक्ता, प्रकृति में उपभोक्ता अगर त्रिस्तरीय होता है तो वो बैलेंस रहता है, बेस्ट रहता है। क्यों, वो हम देखेंगे। तो इसलिए हम जनरली लेते हैं तृतीयक उपभोक्ता, 3 उपभोक्ता है, होंगे तो बहुत सारे, तृतीयक चतुर्थ पंचम में बना सकते हैं तृतीयक उपभोक्ता। देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में बात करें, प्राथमिक उपभोक्ता जैसे कि मैंने कहा ये क्या करेगा, किसका उपभोग करेगा, प्राथमिक उपभोक्ता इस पेड़ पौधे का उपयोग करेगा। याद रखिए मैंने क्या कहा, प्राथमिक जो उपभोक्ता होंगे, समझिएगा, ये क्या करेगा, इसका उपभोग करेगा। प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहते हैं कि जब कोई उपभोक्ता किसका उपभोग करे, उत्पादक, ये है उत्पादक, डायरेक्टली उत्पादक का उपभोग करे, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। जब प्राथमिक उपभोक्ता किसका उपभोग करे, सॉरी, जब सेकेंडरी उपभोक्ता किसका उपभोग करे, प्राथमिक उपभोक्ता का उपभोग करे, तब इसे सेकेंडरी उपभोक्ता कहते हैं। जब सेकेंडरी उपभोक्ता का उपभोग कौन करे, तृतीयक उपभोक्ता करे, तब हम इसे क्या कहते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है मेरी बातें। मैंने क्या कहा, जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, जो उत्पादक है, उत्पादन क्या करे, खाना वाना बना लिए, जो भी अपना तैयार कर लिए, ग्रोथ हो गया है, और इसके पेड़ पौधे फूल पत्ती वगैरह को जब कौन उपभोग करते हैं, जब कोई प्राथमिक उपभोक्ता उपभोग करता है तो ये क्या करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता करते हैं। और याद रखिए प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं भाई, जैसे कि ये हो सकते हैं आपके गाय, हिरन, ठीक है, चूहा, टिड्डा, ठीक है, बकरी, ये जनरली क्या होते हैं, ये जनरली क्या होते हैं भाई, शाकाहारी होते हैं। ये याद रखिए, ये जनरली क्या होंगे, ये जनरली शाकाहारी होंगे। कौन, आपके जो प्राथमिक उपभोक्ता है। क्यों शाकाहारी हो, क्योंकि डायरेक्ट किसका यूज कर रहे हैं, उस पेड़ पौधों का यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस उत्पादक को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, पेड़ पौधे को यूज कर रहे हैं। तो जानते ना, गाय है, हिरन है, बकरी है, बकरी चरते रहती, देखिए घास फूस खाते रहती है, गाय भी वही करती है, हिरन भी वही करते हैं। तो जितने लगभग शाकाहारी होंगे वो क्या होंगे, वो क्या होंगे, आपके प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। द्वितीयक उपभोक्ता कौन हो सकते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाए, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता जैसे हिरन है, बकरी है आदि को, ठीक है, कोई खा जाए, जैसे कि आपका लोमड़ी है, लोमड़ी है, मेढक है, मेढक है, सांप है, ठीक है, ये आदि क्या होते हैं, ये आपके द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता आपके कौन हो सकते हैं, शेर है, बाघ है, चीता है, ये सारे के सारे क्या होंगे, चीता है, ये सारे के सारे क्या होंगे, तृतीयक उपभोक्ता हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है कि प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होती है, ये याद रखिए। और जब प्राथमिक उपभोक्ता को कोई दूसरा कोई खा लेता है, कोई दूसरा जानवर उसको खा लेता है,
तो वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है, और उस दूसरे जानवर को तीसरा कोई जानवर खा लेता है तो वो क्या कहलाता है, तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, एक आप चैन देखिए, एक जैसे कि मैंने क्या कहा, जैसे कि एग्जाम्पल आप समझिए, एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि घास है, ठीक है, इस घास को जो शाकाहारी है टिड्डा, मान के चलिए शाकाहारी है टिड्डा, उस टिड्डे के द्वारा खाया गया। इस घास को किसके द्वारा, टिड्डे के द्वारा खाया गया, और टिड्डा को कोई और खा गया, जैसे टिड्डा को खा गया मेढक। कौन खा गया, मेढक खा गया, और मेढक को कौन खा गया, सांप खा गया, और सांप को क्या खा गया, मोर खा गया। ठीक है, और मोर को बाद में अगर बाज ले गया, ठीक है, क्या है, बाज ले गया, तो सोचिए चैन कितना, ये तो आपके कौन हो जाएगा, आपका भाई, ये आपका कौन हो जाएगा, ये आपका घास है, उत्पादक हो गया, उत्पादक हो गया। ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता हो गए। और याद रखिए प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा क्या होते हैं, जैसे कि मैंने कहा शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। मेढक ये द्वितीयक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता, उपभोक्ता। ये है आपका तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ये है चतुर्थ उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता, उपभोक्ता। ये है आपका पंचम उपभोक्ता, पंचम उपभोक्ता। अब जितने भी जो अंतिम होंगे, ठीक है, क्या है, पंचम उपभोक्ता। और पंचम उपभोक्ता हमेशा याद रखिए ये सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं, सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता। ठीक है, खासकर शेर है, बाघ वगैरह है, ये सर्वोच्च उपभोक्ता है। अगर हम बात करें, ठीक है, एक यहाँ पर हम ले, यदि एग्जाम्पल यहाँ पर भी हम लेते हैं, यहाँ स्पेस है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं घास है, घास तो रहेगी ही, घास है, फल फूल रहेगी। घास को कौन खा गया, आपका बकरी खा गया, और बकरी को कौन खा गया, लोमड़ी खा गया, और लोमड़ी को कौन खा गया, आप शेर खा गया। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे, ठीक है, या फिर हिरन बोल सकते हैं, ठीक है, बकरी, हिरन। चलिए, तो यहाँ पर ये क्या होंगे भाई, ये आपका उत्पादक है, उत्पादक है। ये प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता। ये द्वितीयक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता। ये आपका तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक, इसको हटा देता हूं मैं अपना वीडियो, तृतीयक उपभोक्ता। और तृतीयक उपभोक्ता हमेशा क्या होते हैं, सर्वोच्च होते हैं, सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं, जैसे मैंने कहा। और बकरी कहने का मतलब है प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होते हैं। तो ये चीज़ें आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर इसको मान लेते हैं सेकंड, और ये एग्जाम्पल नंबर क्या है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि घास है, बकरी है, लोमड़ी से, तो तृतीयक उपभोक्ता तीन ही उपभोक्ता तक गए हैं। ठीक है, और सर्वोच्च उपभोक्ता शेर है। देखिए शेर, शेर को कोई और खा सकता है क्या, नॉर्मल अगर बात करें तो शेर को तो कोई और खा ही नहीं सकता। ठीक है, शेर को तो कोई और खा ही नहीं सकता। तो ऐसे जीव जंतु
जिसको कोई खा नहीं सकता, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सर्वोच्च उपभोक्ता कहते हैं। जैसे शेर है, शेर को तो कोई खा ही नहीं सकता, शेर जंगल का राजा होता है, ये आप जानते हैं, बचपन में सुने ना, शेर जंगल का राजा होता है, तो यही है, तो उसको कोई खा नहीं सकता। और यहाँ पर घास है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप, सांप को मोर, मोर को बाज, और बाज को कोई नहीं खा सकता। तो फिर ये क्या है, सर्वोच्च उपभोक्ता हो गए। तो ऐसे उपभोक्ता जो, ठीक है, जो किसी द्वारा खाया नहीं जाता, ऐसे उपभोक्ता जो किसी और के द्वारा खाया नहीं जाता, मैंने क्या कहा, ऐसे उपभोक्ता जो किसी और के द्वारा खाया नहीं जा सकता, वो सर्वोच्च उपभोक्ता कहलाता है। जहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बाज और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, शेर क्या आ जाएगा, सर्वोच्च उपभोक्ता आ जाएंगे। समझ रहे मेरी बातें? चलिए, तो ये थे आपके क्या है, उपभोक्ता, पूरे के पूरे क्या है, उपभोक्ता। तो देख सकते हैं, उत्पादक हम देखें, उपभोक्ता, तीनों उपभोक्ता समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिए, यही पूछा जाता है। देखिए आपको ये जो स्टेटमेंट दे दिया रहेगा क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा, स्टेटमेंट दिया रहेगा कि निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है, ठीक है। घास को टिड्डा खा रहा है, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप, ये, या पूछा जाएगा इनमें से शाकाहारी कौन है, ये, या पूछा जाएगा इनमें जो है सर्वोच्च उपभोक्ता कौन है, ठीक है, या इनमें तृतीयक उपभोक्ता कौन है, इनमें उत्पादक कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो हमेशा हमेशा याद रखें, जो घास फूस होंगे, जो पेड़ पौधे होंगे, ठीक है, जो शैवाल होंगे, नीलहरी शैवाल होंगे, वो हमेशा उत्पादक होते हैं। जो शाकाहारी जीव जंतु होंगे वो हमेशा प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और जिसको कोई और नहीं खाया जा सकता, जिसको किसी और के द्वारा खाया नहीं जा सकता, वो सर्वोच्च उपभोक्ता होंगे। तो क्वेश्चन कहीं से नहीं, क्वेश्चन आएंगे तो आपके इन्हीं सभी से आते हैं, ठीक है। क्लियर है बातें? चलिए, आगे बढ़े भाई, आगे तो बढ़ना पड़ेगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, अब एक बज गए, अब घटक, ठीक है। इनमें हमने जो देख लिए वो क्या देख लिए, अजैविक घटक पढ़ लिए, जैविक घटक पढ़ लिए, जैविक घटक में उत्पादक देख लिए, उपभोक्ता, तीनों उपभोक्ता देख लिए। अब जो बच गया है अब घटक, ठीक है, क्या बच गया है, अब घटक। अब घटक डिकम्पोजर्स, इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। ये जिसे विघटन करता बोलते हैं, क्या करते हैं, विघटन करता, विघटित कर देते हैं। चलिए अब देखिए, इसको पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे, ठीक है। पहले इसको हम लिख लेते हैं, क्या क्या है, ऐसे ऐसे अवयव जो मृत अवयवों को साधारण अजैविक घटकों में, साधारण अजैविक घटकों में क्या कर देते हैं, विघटित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विघटित कर देते हैं। क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको घुमा फिरा के ना बोलें, घुमा फिरा के इसको ना बोलें और डायरेक्टली हम कह दें,
जैसे कि मैंने क्या कहा, और इसको घुमा फिरा के ना बोले और इसको डायरेक्टली हम क्या कह दें कि ऐसे पदार्थ, ठीक है, ऐसे जीव जो मृत पदार्थों, ठीक है, पर अपना जीवन यापन करते हैं। मृत पदार्थों पर अपना क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं, जीवन यापन करते हैं। क्या कहते हैं, अपघटक कहलाते हैं। अब समझिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया कुछ, चलिए ठीक है सॉरी। तो जैसा कि मैं जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर, मान के चलिए कोई जानवर खत्म हो गया है, ठीक है, यहाँ कोई जानवर है, वो जानवर क्या हो गए, मृत हो गया, ठीक है। मान के चलिए कोई जानवर है जैसे कि कुत्ता है, ठीक है, कुत्ता मर गया, रोड में या कहीं भी आसपास कुत्ता क्या हो गया, मर गया, ठीक है। यहाँ क्या है, ये मृत है। अब क्या होगा, देखिए जैसे कोई जैसे कुत्ता या कोई जानवर मृत हो गया, और मृत होने के बाद इनके शरीर में देखते हैं आप, जब देखते हैं जाके देखेंगे मृत हो, तो छोटे छोटे क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियास हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, बैक्टीरियास हो जाते हैं, फफूंद हो जाते हैं, ठीक है। और यही जो बैक्टीरिया, अपघटन कौन कौन होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया, ठीक है, फंगाई या फफूंद, ठीक है, आदि हो सकते हैं। बैक्टीरिया होगा, फफूंद होगा, कवक होगा, ठीक है, आदि हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया है, ये फंगाई, ये कवक है, ये क्या करते हैं, ये जो मृत हो गए हैं कुत्ते, ठीक है, उस कुत्ते को बैक्टीरिया क्या करता है, पूरा अपघटित कर क्या करता है, अपघटित कर क्या करते हैं, ठीक है, जमीन में, मिट्टी में मिला देते हैं। क्या करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। देखते हैं आप अगर रोड में जाएंगे, ठीक है, आप रोड में जाएंगे और आप देखेंगे कुत्ता मर गया है, और कुत्ता मर गया है कहीं पर, और वह आप एक मरते हैं उसके दिन देखते हैं, ठीक है, 2 दिन बाद जाइए, थोड़ा कुत्ता का जो शरीर है डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। फिर आप कुछ दिन बाद और जाइए, 5 से 8-10 दिन बाद आप जाइए, वहाँ पूरी तरह से क्या हो जाता है, साफ हो जाता है वो जगह। कहने का मतलब है, वो जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, सड़ा के, गला के, उसको खा पी के, ठीक है, उसको पूरी तरह से जमीन में दाब देते हैं, मिट्टी में दाब देते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं, जो फंगाई होते हैं, जो कवक होते हैं, वो क्या करते हैं, इन्हीं को अपना जीवन यापन समझते हैं, ठीक है। जो मृत जीव जंतु को खाते हैं, ये मृत्युपजीव भी कहलाता है, ठीक है। ये क्या आता है, मृतोपजीव, हम देखेंगे जो उसकी बातें करेंगे, फिलहाल अभी नहीं, ठीक है। मृतोपजीव वगैरह आएगा, ठीक है, जब से बाज वगैरह हो गया वो अलग है, ठीक है। ये जैसे बैक्टीरिया होते हैं, जो कवक होते हैं, फंगाई होते हैं, वो इसको सड़ा गला के पूरी तरह से मिट्टी में दाब देते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं होता, यदि ये अपघटन नहीं होता तो सोचिए क्या होता, ठीक है। एक थोड़ा से सोचिए, यदि अपघटक नहीं होता तो क्या होता, इतना बदबू आता, पूरी दुनिया बदबू से पूरी तरह से भर जाती, क्योंकि वो अपघटित ही नहीं हो रहा है। भाई अगर कोई शरीर खत्म हो गया, शरीर खत्म होने के बाद वहाँ के शरीर के जितने पार्ट्स हैं वो काम करना बंद हो जाता है, तो ऑटोमेटिक वहाँ से बदबू आने लगता है। कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो जो है उसी सुबह मारे गए तो शाम को बदबू आना शुरू हो जाता है, शाम को या एक दूसरे दिन में, ठीक है।
तो ऐसे, तो इसको पूरी तरह से क्या करना है, पूरी तरह से अपघटित करना, और ज़रूरी भी है, पर्यावरण के लिए ज़रूरी भी है। तो जब ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ये मिट्टी में दब जाएंगे, मिट्टी में दब कर ये पोषक तत्व बना लेते हैं, मिट्टी के साथ जमकर सड़ गल कर ये पोषक तत्व बना लेते हैं, उर्वरक बना लेते हैं, और यहीं से फिर पेड़ पौधे भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यहीं से भी क्या होंगे, आपकी ये सड़ गल कर पूरी तरह से इसको क्या करेंगे, सड़ गल कर दबा के क्या होंगे, मिट्टी में दबा देंगे। जब मिट्टी में इसको दबा दिया जाएगा, ठीक है, मिट्टी में पूरी तरह से ये दब जाएंगे, और यही जब पोषक तत्व के रूप में, पोषक तत्व के रूप में जब ये मिल जाएगा ये, तो यहीं पर अगर जो है, ठीक है, यहीं पर कहीं आप देखते हैं पेड़ पौधे जो है इसी पोषक तत्वों से पेड़ पौधे भी उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, यही पोषक तत्वों से क्या उत्पन्न हो जाते हैं भाई, आपके पेड़ पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, और इन्हीं पेड़ पौधों को फिर से आप जो है यूज़ करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक, फिर अगेन चलते रहता है फिर। ठीक है, इस प्रकार से फिर ये डिकम्पोज हो जाएगा, कोई मर जाएगा तो इस प्रकार से एक चक्र की तरह चलते रहता है, एक साइकिल चलते रहता है। हमारे जितने भी वातावरण है, ठीक है, यहाँ पर पर्यावरण में जितने भी पूरा साइकिल रोटेट होते रहता है, चलते रहता है। ठीक है, तो ये होना जरूरी है, ये होना बेहद ज़रूरी है। तो याद रखिए यहाँ पर सबकी इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं कि सॉरी, ऐसा नहीं कि प्राथमिक उपभोक्ता इंपॉर्टेंट है या सेकेंडरी या द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ, ठीक है, या फिर ये आपकी अपघटक, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, आपका अपघटक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये अगर नहीं होता तो मैंने कहा कि दुनिया जो है, संसार जो है पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से ये, ठीक है, जहाँ पड़ा है, जो कुत्ता पड़ा है, ठीक है, तो वो पड़ा ही रहता, कभी ख़त्म ही नहीं होता, उनकी बॉडी पड़े रहती है जब तक वो जलता सड़ता गलता नहीं। ठीक है, कोई मृत हो गया तो कई दिनों से पड़ा है, लाशों के ढेर पड़े रहते हैं, जानवरों के लाशों के ढेर पड़े रहते हैं, क्योंकि उसको कोई खाएगा नहीं, उसको कोई समाप्त नहीं कर रहा है, तो समाप्त करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, और वो कौन करता है, वो अपघटक करता है, वो बैक्टीरिया फंगाई करता है, और यही करेंगे क्योंकि वो उसी पर आश्रित है, बैक्टीरिया है, फंगाई है, वो उसी पर आश्रित है। ठीक है, वो नहीं मिलेगा तो वो खुद मर जाएंगे। ठीक है, बैक्टीरिया फफूंद वो खुद मर जाएंगे, वो नहीं मिलेगा तो मृत जीव नहीं मिलेंगे, तो ये जरूरी है। चलिए, ठीक है, चलते हैं। चलिए, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये पूरी बातें, पूरी कहानी, सभी चीज़ें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया आपका। नेक्स्ट एक और होता है, चलिए एक और पढ़ेंगे हम, जैविक एवं अजैविक घटकों का एक दूसरे पर प्रभाव क्या पड़ता है। जैविक एवं अजैविक घटकों का एक दूसरे पर, एक दूसरे पर प्रभाव क्या है, क्या पड़ता है, ये हम बात करेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, 2 मिनट बस ब्रेक चाहता हूँ, 2 मिनट के बाद फिर अगेन मैं आऊँगा, फिर हम समझेंगे। तब तक ये सारी चीज़ें आप देखिए, समझिए। ठीक है, 2 मिनट का बस ब्रेक है, फिर हम बातें करते हैं।
चलिए ठीक है, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। ठीक है, चलिए एक मिनट। चलिए ठीक है, अब ठीक है, लाइट का थोड़ा इशू था। चलिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे भाई यहाँ पर। अब जैविक एवं अजैविक घटकों का एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखिए जैविक और अजैविक घटकों पर एक दूसरे पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। प्रभाव अगर हम फर्स्ट देखें, ठीक है, तो खासकर तापमान का जो प्रभाव है, तापमान पर, तापमान का प्रभाव, तो तापमान का प्रभाव पड़ता है। तापमान में जो लैंगिक अनुपात होते हैं, क्या होते हैं, लैंगिक अनुपात, और लैंगिक अनुपात में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। अनुपात क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, क्या होता है, लैंगिक अनुपात बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई जीव देखिए, मान के चलिए हम देखें आपके सांप हैं, आपके मगरमच्छ हैं। ठीक है, इनके जो लैंगिक अनुपात हैं वो बदलते रहते हैं। जैसे यदि मान के चलिए तापमान यदि निम्न होता है या तापमान अधिक होता है, ठीक है, ये देखिए अगर ये क्या है, ये क्या है, ये मान के चलिए मगरमच्छ के अंडे हैं। मगरमच्छ के क्या है भाई, अंडे हैं। और ये मगरमच्छ के अंडे ये प्रभाव डालता है तापमान। ठीक है, यदि उच्च ताप होता है, उच्च ताप होता है, और यदि निम्न ताप होता है, ठीक है, तो उच्च ताप पर जो मादा के लैंगिक जनन है, ठीक है, वो ठीक रहते हैं। कहने का मतलब है वो सही से काम करते हैं। और निम्न ताप पर नर के जो जनन है, नर के जो लैंगिक है, ठीक है, लैंगिक अनुपात समझते हैं, लैंगिक समझते हैं, लैंगिक कहने का मतलब, ठीक है, लैंगिक कहने का मतलब है, ठीक है, देखिए दो चीज होता है, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। ठीक है, लैंगिक में दो जीवों की यहाँ पर पॉसिबिलिटी होना जरूरी है। जब एक जीव दूसरे जीव के साथ संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद वो जब क्या करते हैं, कोई दूसरा जीव पैदा करते हैं। मैंने क्या कहा, जब एक जीव और दूसरे जीव के साथ क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं, और संबंध बनाने के बाद जब कोई दूसरा जीव, कोई अन्य जीव पैदा करता है, ठीक है, तब हम क्या कहते हैं, उसको लैंगिक कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, जब एक जीव दूसरे जीव के साथ संबंध बनाकर कोई दूसरा तीसरा जीव पैदा करता है, तब क्या है, लैंगिक। जैसे हम हैं पुरुष किसके अंतर्गत आएंगे, लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आएंगे। प्रजनन अगर आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आ जाएंगे। अलैंगिक प्रजनन कहने का मतलब अपने आप में वो जीव ऐसा है कि वो खुद जो है दूसरा जीव खुद का जैसे पैदा कर देता है। जैसे आप देखेंगे कोई जैसे किसी का पूंछ टूट जाता है तो वो एक अलग जीव बन जाता है। ठीक है, किसी का जो है मान के चलिए आप और देखेंगे, ये इसके अंतर्गत में पेड़ पौधों में भी देखने को मिलता है। ठीक है, पेड़ पौधे को कोई डाल टूट गया या कोई जो है तना टूट गया है तो वो नीचे गिर जाता है, वही जो है पैदा हो जाता है। ठीक है, आम है, आम नीचे गिर गया, आम का जो है,
ठीक है, बीज नीचे गिर गया, ठीक है, वही जो है नीचे जब गिर वही जो है नया पौधा कर लेता। गुलाब का फूल, कहने का मतलब गुलाब है, गुलाब की किसी को उखाड़ दो और जगा दो, वो जग जाएगा कहीं से भी, ठीक है। कोई जीव का कोई पार्ट टूट जाता है, पार्ट टूटने के बाद वो कहीं से भी वो जीव उत्पन्न कर लेता है। तो कहने का मतलब सिर्फ इसमें एक ही जीव की पॉसिबिलिटी है। तो एक जीव क्या करता है अपने आप में, वो खुद जो है बच्चे पैदा कर सकते हैं। कहने का मतलब एक जीव अन्य जीव को पैदा कर सकता है, ठीक है। तो वो अलैंगिक जनन के अंदर कर जाएंगे। तो लैंगिक मतलब दो लोगों का होना जरूरी है, नर और मादा, ठीक है। चलिए चलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, उसके लिए सॉरी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैंने क्या कहा, ये आप समझ गए लैंगिक क्या होते हैं और अलैंगिक क्या होता है। तो आप देख सकते हैं, तो उच्च तापमान पर नर जो है उन लैंगिक जनन अच्छे होते हैं, ठीक है। उसमें जो उसकी शिशु पैदा करने की क्षमताएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन नर जो है निम्न ताप पर उनकी ये होते हैं, ठीक है। निम्न ताप पर नर के जो है जनन जो है अच्छे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तापमान का प्रभाव क्या होता है, पड़ते रहता है, बदलते रहता है। तापमान के आधार के प्रभाव पर, ठीक है, इनके लैंगिक अनुपात बदलते रहते हैं। किसके, ठीक है, इनके जीव के। तो तापमान क्या हो गया यहाँ पर, अब देखिए ये तापमान क्या हो गया, तापमान क्या हो गया, अजैविक हो गया, अजैविक हो गया। और आपका ये सांप मगरमच्छ वगैरह क्या हो गया, जिससे जिससे मैंने कहा मगरमच्छ हो गया, मगरमच्छ, ये मगरमच्छ क्या हो गया, ये जैविक हो गया। तो यहीं पर हम तो यही बोल रहे थे ना भाई, कि तापमान के आधार या कहने का मतलब जैविक और अजैविक घटकों पर एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान का मगरमच्छ का प्रभाव ऐसा पड़ रहा है कि इसके लैंगिक अनुपात में लैंगिक अनुपात बदल रहे हैं, ठीक है। शिशु पैदा करने की जो क्षमता में बदलाव आते हैं उसके, ठीक है, लैंगिक अनुपात में बदल रहा हूँ। चलिए तो ये चीज़ें आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए आयु पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर दूसरे नंबर पर तापमान का प्रभाव
तापमान का आयु पर प्रभाव, आयु का प्रभाव। और किस प्रकार के आयु का प्रभाव? लैंगिक आयु। जो किस प्रकार की आयु? लैंगिक लक्षण। जैसे अगर हम बात करें, आप जानते हैं ये ग्लोब है हमारा, ठीक है, अगर आप पढ़े हैं तो जानते हैं, जियोग्राफी पढ़े हैं तो आप जानते हैं ये क्या है, ग्लोब है हमारा, ठीक है। ऊपर ये जाएंगे यहाँ पर तो ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस विषुवत रेखा है, ठीक है, या जिसे भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। नीचे आप जाएंगे तो मकर रेखा है, ठीक है, 23.5 डिग्री मकर रेखा है, 23.5 डिग्री जो है मकर रेखा है। ऊपर 23.5 डिग्री जाएंगे तो वो आपका क्या है, कर्क रेखा है। और ये पूरा का पूरा किसके अंतर्गत आ जाता है? उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है? उष्णकटिबंधीय जलवायु पढ़े ना, ठीक है, उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, ठीक है, ये सारे आप देखते हैं तो ये उष्णकटिबंधीय की तरफ आता है, उष्णकटिबंधीय, कटिबंधीय, ठीक है। यहाँ पर जो वर्षा भी अधिक होती है, तापमान भी समान रहता है, क्योंकि यहीं पर आपका क्या है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, मूव करते रहता है, ठीक है। ये कर्क रेखा में जाएगा सूर्य प्रकाश, मकर रेखा से, मकर रेखा से कर्क रेखा, फिर कर्क रेखा से कर्क रेखा में जाएगा, कर्क रेखा से विषुवत रेखा, विषुवत से फिर मकर रेखा, मकर से फिर आपका विषुवत, विषुवत से फिर कर्क, फिर इस प्रकार से चलते रहता है। तो इसी जो 23.5 नीचे 23.5 ऊपर में ही जो है सूर्य प्रकाश चलते रहता है, और इसी को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और इसी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आप देखेंगे यहाँ पर तापमान का जो प्रभाव पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर निम्न ताप पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर निम्न ताप पड़ेगा, यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका, निम्न ताप पड़ेगा, यहाँ पर भी क्या पड़ेगा आपका, निम्न ताप। जो पोल है, जैसे ये है क्या है आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये आपका साउथ पोल है, क्या है, साउथ पोल। ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, ये निम्न ताप है और ये भी निम्न ताप है। जब निम्न ताप होगा तो निम्न ताप में जो लैंगिक लक्षण होता है, ठीक है, क्या है, लैंगिक लक्षण। तो लैंगिक लक्षण क्या होते हैं भाई? लैंगिक लक्षण क्या हो जाते हैं, देर से आते हैं। क्या होते हैं? देर से आते हैं, देर से होते हैं। और यहां पर जो लैंगिक लक्षण होते हैं, लैंगिक लक्षण, ठीक है, समान होता है। आपका क्या होता है, लैंगिक लक्षण क्या होता है, जल्दी आते हैं एज कंपेयर टू नॉर्थ एंड साउथ पोल, क्या आते हैं, जल्दी आते हैं। अब बात आती है ये लैंगिक लक्षण क्या होते हैं। हमने तो बात किया है लैंगिक लक्षण, तो लैंगिक लक्षण क्या होते हैं भाई? लैंगिक लक्षण कहने का मतलब है पुरुषों में, नर में या मादा में, नर मादा, या अगर हम बोले महिला बोले, पुरुष बोले या महिला बोले या स्त्री बोले, ठीक है, चलिए जो भी है, तो नर मादा पुरुष से महिलाओं में जो लैंगिक लक्षण क्या होते हैं कि वह समय, ठीक है, वह उम्र जिसमें वो उनकी बॉडी ग्रोथ कर जाए, ठीक है, वह समय, वह आयु जिसमें उनकी बॉडी ग्रोथ कर जाए, और ग्रोथ करने के बाद वो समय आ जाता है कि वो जो है वो लैंगिक जनन के लिए, ठीक है, लैंगिक जनन के लिए तैयार हो जाते हैं। बॉडी का ग्रोथ हो जाना, ठीक है, बॉडी का ग्रोथ हो जाना, शरीर सुडौल हो जाना, हार्मोन्स जो है स्रावित होना, ठीक है, तो ये सारे क्या है, लैंगिक लक्षण है। और ये लैंगिक लक्षण जैसे पुरुष हमारे अगर भारत में देखा जाए तो भारत कहाँ पर पड़ता है, यहीं पर पड़ता है। और भारत में देखा जाए तो महिला पुरुषों में, नर में देखेंगे तो लैंगिक लक्षण आ ही जाते हैं आपके 15-16 की आयु में, 16-17 की आयु में आ ही जाते हैं। मादा में देखें 13-14 में आ जाते हैं, कहने के स्त्री में देते हैं 13-14 में आ जाते हैं। फिर फटाफट जानते हैं ना, गाँव में शादी वादी भी कर देते हैं, चलो भाई उम्र हो गया करके, ठीक है।
तो लैंगिक लक्षण कहने का मतलब कि बॉडी का सुडौल हो जाना, ठीक है, बॉडी ग्रोथ कर जाना, ठीक है, और तमाम जितने भी हार्मोन्स है, जितने भी जो है वो सभी की ग्रोथ होके, ठीक है, लैंगिक जनन के लिए तैयार हो जाना, परिपक्व हो जाना, एक तरह से लैंगिक जनन करने के लिए परिपक्व हो जाना। तो ये क्या कहलाता है? लैंगिक लक्षण। तो वही लैंगिक लक्षण क्या होता है जो समान रूप से बहुत जल्दी आता है, कहाँ पर? इस क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर तापमान समान रहता है, हमेशा जो है तापमान होगा, वर्षा होगा, ये यहाँ पर जो समान, यहाँ पर निम्न होता है, ठीक है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता तो तापमान निम्न होगा, ठीक है, यहाँ पर भी तापमान निम्न होगा। और ऐसे स्थानों पर जो है यहाँ की जो है जीव है, ठीक है, बहुत देर से क्या करते हैं? बहुत देर से ग्रोथ करते हैं, इनके लैंगिक लक्षण बहुत देर से आते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें समझ चुके हैं। एक तापमान पे के आधार पर एक और है, तीसरा जो है, एक होता है आपका, आप देखेंगे एक होता है समतापी, विषमतापी। एक होते हैं विषमतापी, ठीक है, क्या होते हैं? विषमतापी। विषमतापी और एक होता है समतापी। क्या होते हैं? समतापी। समतापी और विषमतापी। देखिए, समतापी क्या है, विषमतापी क्या है भाई? चलिए, ये समतापी, देखिए समतापी कहने का मतलब है कि हम पहले इसको मैं बना लेता हूं, ठीक है, जीवों का तापमान के आधार पर, तापमान के, ठीक है, ठीक है, शरीर जो है तापमान के आधार पर बदलते रहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब शरीर का तापमान, जीवों के शरीर का तापमान, जीवों के शरीर का तापमान, तापमान वातावरण के साथ बदलते रहते हैं, वातावरण के साथ बदलते हैं, बदलते हैं। और यहाँ पर समतापी कहने का मतलब जीवों के शरीर का ताप, शरीर का तापमान वातावरण के साथ नहीं बदलते हैं, ठीक है। क्या है? वातावरण के साथ क्या होते हैं? नहीं बदलते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं? समतापी। जैसे यहाँ पर जितने भी आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो पक्षी एवं स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी है, पक्षी और स्तनधारी को छोड़कर जितने हैं वो किसके अंतर्गत है? विषमतापी। और यहाँ पर क्या आ जाएंगे? पक्षी एवं जो है आपके स्तनधारी, ठीक है, पक्षी एवं क्या आ जाएंगे? आपके जितने भी स्तनधारी होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। तो शरीर जीवों के जो शरीर का तापमान है वातावरण के साथ जब बदलता है तब उसे हम क्या कहते हैं? विषमतापी कहते हैं। लेकिन जीवों के शरीर का तापमान वातावरण के साथ नहीं बदलता तो उसको हम क्या कहते हैं? समतापी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको ये ठंडी गर्मी का एहसास नहीं होता, यहाँ पर ठंडी गर्मी का क्या नहीं होता? एहसास नहीं होता। और यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर ठंडी गर्मी का क्या होता है? एहसास होता है भाई। जैसे हम ही हैं, हमें पता चल जाता है, ठीक है, हमको तो भाई पता चल जाता है ठंडी का मौसम है तो ठंड लगे रजाई ओढ़ लेते हैं। अभी गर्मी का मौसम है, मार्च जब अप्रैल चल रहा है, अभी गर्मी का मौसम है तो यहाँ पर हम पंखा कूलर वगैरह चलाते हैं, तो हमें तो एहसास हो रहा है ना। तो जो पक्षी है स्तनधारी को ये एहसास होता है, ठीक है, विषमता। अब देखिए, कभी देखने को मिलता है कि अभी
अभी सांप वगैरह है जो वो क्या नहीं है, ठीक है, सांप वगैरह वो क्या नहीं करता। अभी आप देखेंगे अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में सांप है वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। जब भी ये बरसात का मौसम आएगा, बरसात का मौसम आएगा तो बरसात में सांप को बाहर निकलते देखेंगे, ठीक है, अपने बिल से बाहर आते देखेंगे क्योंकि उनको, ठीक है। फिर आप मच्छर को भी देखेंगे, मौसम के साथ मच्छर आते जाते रहते हैं। गर्मी की मौसम, ठंडी के मौसम में आएंगे तो फिर नहीं रहेंगे, ठीक है, गर्मी का मौसम है तो आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें जो हैं होती रहती है विषम तापी समतापी। तो ताप के आधार पर जो है जीव इस प्रकार होते हैं, एक विषम तापी जीव होते हैं, समतापी जीव होते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिए। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, ठीक है। लेकिन अभी वक्त नहीं है, वक्त नहीं इसलिए क्योंकि अभी क्या है, लाइट ऑफ है, ठीक है, लाइट ऑफ हो गया है। मैं सिस्टम को चार्ज में लगाना भूल गया, पढ़ाते पढ़ाते ध्यान से निकल गया, ठीक है, और लाइट ऑफ हो गया है और ये ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं, ठीक है। वैसे भी 10 से 15 मिनट बाकी है क्लास, लेकिन फिर भी से हो जाता कुछ एक जो है खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला हो जाता, लेकिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अगली क्लास में आपके जो है सभी हो जाने चाहिए मेरे ख्याल से, शायद में भी पॉसिबल, देखते हैं अगली क्लास में हो जाए तो अच्छी बात है। तो ये 3 क्लास का हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, हाँ नेक्स्ट क्लास में हम बातें करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलिए, थैंक यू।